सिट डाउन बैठ जाइए। चलिए, आज आप लोग का जीडी का हिंदी का क्लास है ना। तो वैसे हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं अंग्रेजी में, तो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस हिंदी विषय जो हमारा एक तरह से अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो जो भी हम ये हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में सबसे पहले क्या आता है? भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। और कह सकते हैं कि ह्यूमन जो है अदर एनिमल से डिफरेंट कैसे हुआ, अलग कैसे हुआ, तो इस भाषा के एक बेसिस पर भी है, ठीक है। क्योंकि उनमें भी अपने भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। वो कोई चिंघाड़ता है, ठीक है, कोई किसी तरह से अपने जो भी उसके प्राणी होते हैं उसके समाज के, उनको वो बुलाता है। जैसे कभी हाथी पर कोई संकट आ गया तो वो चिंघाड़ेगा, ठीक है। तो दो उस संकट में जब चिंघाड़ेगा तो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है, उसकी आवाज अलग होती है, लेकिन उसको कौन समझ सकता है? जो हाथी है, दूसरे झुंड वाले वही समझ सकते हैं। वो दौड़े चले आते हैं कि कहीं कोई हमारा जो सदस्य है वह संकट में है, या किसी को कोई कहीं क्या मिल गया, अन्न की खोज में गया हुआ है। जैसे झुंड में चल रहे हैं लेकिन कोई इधर गया कोई इधर गया, और उसको वहां बहुत अपने लिए अच्छा भोजन दिखाई दिया, तब फिर वह वहां से सिंगाड़ करके, अब उनको वापस बुलाने नहीं जाएगा, वहीं से वह कुछ आवाज देगा। अगर आसपास में है वो सुन लेंगे, नहीं आएगा तो फिर वो आगे तक बढ़ेगा, फिर वह उनको वहां से चिल्लाएगा, और फिर उधर से आवाज लगेगा तो समझ जाएगा कि ये सुन चुका है और वह अब इधर की ओर आएगा। तो वैसे सब अपना संकेत देते हैं अलग अलग माध्यमों से। और आप लोग अगर किसान फैमिली से होंगे तो देखते होंगे कि जो घर में गाय वगैरह पाले जाते हैं, ठीक है, तो कभी जब उसका जेस्टेशन पीरियड होता है गर्भ धारण करने का, तो उस समय वो आवाज देती है, वो अलग तरह की आवाज उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो लोग गाय पाले हुए हैं उसको समझ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सबका अपना अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, लेकिन मनुष्य उससे अलग कैसे है? क्योंकि यह जब उत्पन्न हुआ तो इसको भी अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ी, और यह भाषाओं का चुनाव किया। तो उससे वहां से भाषाएं उत्पन्न हुई। और पहले जो भाषाएं थी, तो इनको अब जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो एक तरह का भाषा हो गया, हिंदी है, अंग्रेजी है, कोई बोल रहा है, कोई तालवी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, ठीक है। उसके माध्यम से दूसरा उसी समूह का व्यक्ति उन चीजों को समझ रहा है कि ये इसके बारे में क्या कर रहा है। तो शुरुआत में तो वह कैसे ट्रांसमिट हुआ, कैसे वह एक दूसरे से यहां से वहां तक गया? ओरेली, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आप तक कैसे पहुंच रहा है? मौखिक रूप से, ठीक है। ये मौखिक रूप से आप तक पहुंच रहा है, तो वैसे मौखिक रूप से। तो भाषा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का दो माध्यम है, एक क्या है? मौखिक, और दूसरा क्या है? लिखित, जैसे यहां पर लिखा गया, ठीक है। अब आपको एक कप चाय चाहिए तो आप घर में बोल सकते हैं कि हमको एक कप चाय चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं, ठीक है, जैसे कोई क्या है, मुख बधिर, आप जानते हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर वह नहीं बोल पा रहा है, आवाज में या उसकी जिह्वा में कोई प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ऐसे होता है, 1 लाख में एक व्यक्तियों को, ठीक है, तो वह फिर क्या करते हैं? या तो साइन करते हैं अपना कुछ, ठीक है, दिखाते हैं, और नहीं तो फिर क्या करते हैं, अगर वो पढ़े हैं तो लिख करके कागज पर मांगेंगे कि भाई दो, और उस पर लिख देंगे कि हमको ये चाहिए। तो ये दो माध्यम है किसका? भाषा को अभिव्यक्त करने का। और वो दो माध्यमों में आप दोनों चीजें अभी लर्न कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको हम ओरली स्पीक कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम आपको जो है मौखिक रूप से बोल रहे हैं, और फिर इसको लिखवाएंगे तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो यह दो तरह से है। अब हम जब हिंदी के बारे में पढ़ते हैं तो हिंदी का, ठीक है, कुछ चीजें आज जनरली रूप से जान लीजिए, उसके बाद हम इस पर डायरेक्ट वहां आएंगे। तो हिंदी जो है उत्पन्न हुआ है, तो ये हिंदी जो हम अभी पढ़ते हैं ये कौन सा है? इसको क्या कहा जाता है? खड़ी हिंदी बोली, खड़ी हिंदी से विकसित हुआ है। इसके पहले हिंदी नहीं था, ठीक है। प्राचीन काल में आप देखेंगे, आप पढ़ते होंगे, तो सबसे हमारी जो प्राचीन भाषा है वह कौन सी है? संस्कृत है, ठीक है, देवों की भाषा मानी जाती है संस्कृत को। और अभी सबसे वह विश्व का वैज्ञानिक भाषा माना जाता है, साइंटिफिक सबसे ज्यादा है। जैसे बोला जाता है वैसे ही उसको लिखा जाता है, जैसे उच्चारण किया जाता है। और सबसे अवैज्ञानिक यदि कहते हैं तो कौन है? यही नहीं, हिंदी भी जब वैज्ञानिक है, इससे तो ज्यादा ही वैज्ञानिक है, ठीक है। कमिंग कैसे? तो अब जैसे आप उच्चारण करते हैं नो, ठीक है, क्या?
नो अंग्रेजी में, तो ये देखिए, और दूसरा ये देखिए। समझ में नहीं आता कि दोनों का क्या है, कि कौन नो है ना। इसी नो से क्या बन गया, नॉलेज। समझ रहे हैं। तो ये अवैज्ञानिकता है। आप अगर लिखते हैं तो ये क्या है, पुट है, और यह क्या है, बट। तो ये बुट क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ये पीयूटी पुट हुआ तो बी यू से आप पढ़े हुए ऊ होता है, यहां बट हो गया, ठीक है। कहीं कोई बीच में क्या है, साइलेंट है, ठीक है। अब साइकोलॉजी आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पी से, पी एस सी एच वाई, ठीक है। तो वहां साइकोलॉजी हो जाता है। अब कहीं पर देखिएगा के जो है सी से भी उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे पढ़े के से का, लेकिन जब कैमल लिखते हैं तो क्या से लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो यह क्या है, अवैज्ञानिक है। जैसे पढ़ा जाता है, कुछ कुछ हिंदी में भी वर्ड है, जैसे अध्ययन, तो यह दो लिखा जाता है, लेकिन उच्चारण दो बार नहीं होता, अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो कुछ उसमें वर्ड है जो अवैज्ञानिक है, लेकिन ज्यादातर जैसे उसको उच्चारित किया जाता है वैसे उसको लिखा जाता है, या जैसे लिखा जाता है वैसे ही उच्चारित किया जाता है, कुछ 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 छोड़ करके। और इसमें तो बहुत ही ज्यादा ऐसे वर्ड है, अब देखिएगा तो, ठीक है। कहीं जो है आई क्या से हो जाएगा, डबल ई से होगा, दीर्घिकार भी कहीं जो है आई से ही हो जाएगा, कहीं कुछ से हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ ही नहीं आता है कि कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको अवैज्ञानिक। तो खैर चलिए हिंदी में हम आते हैं। तो हिंदी जो है, जैसे संस्कृत आया, संस्कृत के बाद क्या आया, हिंदी नहीं आया। संस्कृत के बाद क्या आया, अंग्रेजी तो बहुत बाद में आया है। हाँ, पाली आया, प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, अवहट आया, ठीक है। और वहां से होकर के 12वीं शताब्दी में जाके पुरानी हिंदी हुआ। पुरानी हिंदी के कुछ कुछ वर्ड जो है वह कबीर वगैरह के दोहे में, ठीक है, मिलने लगे। बाद बाकी उसका देखिएगा उस समय के जो लिखी गई पुस्तकें हैं तो उसमें हिंदी का प्रयोग ज्यादा नहीं है, उसको आप पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब वो हिंदी में नहीं लिखा गया, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है। पुरानी हिंदी में कुछ कुछ वर्ड मिलने लगे, इस तरह से धीरे। फिर आपका अवधी और ब्रज भाषा का विकास हुआ। वही अवधी में क्या लिखा गया, कभी कभी पूछा जाता है जनरल चीजें आपसे, अवधी में कौन हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, रामायण नहीं है, रामचरितमानस है। रामायण तो वाल्मीकि किस में लिख दिए, संस्कृत में, ठीक है। और रामचरितमानस जो है वह लिखा गया है अवधी में। और ब्रज में कौन लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ, कृष्ण काव्य धारा से संबंधित जो सूरदास ने लिखा, ठीक है। सूरसागर, सूरसरावली, भ्रमर गीत, ये सब जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ किसमें लिखे गए, ब्रज भाषा में। और वही ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है मेरठ वगैरह का, ठीक है, वहां 19वीं शताब्दी में जाकर के खड़ी बोली का विकास हुआ। और इस खड़ी बोली से फिर हिंदी आया है। मतलब वर्तमान का जो आप हिंदी पढ़ते हैं यह किससे है, कभी कभी पूछ दिया जाएगा ऑप्शन में कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो किससे आप बताइएगा, खड़ी बोली से। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हो गया याद। हिंदी का जो अभी वर्तमान का, ठीक है, हिंदी है, उसका विकास किससे हुआ, खड़ी बोली से, ठीक है। और यह किस क्षेत्र में हुआ, मेरठ आदि का क्षेत्र, ठीक है। मेरठ जो यूपी में है, और पश्चिमी हरित प्रदेश की जो मांग की जा रही है उसका राजधानी बनाने की बात चल रही है। तो खैर यहां पर आपका, तो यहां पर जो हिंदी हम पढ़ते हैं, तो हिंदी में जो हम बोल रहे हैं अभी, इसको लिखने के लिए, ठीक है, कुछ किसका जो है वो किया गया, उपयोग किया गया, वर्णों का। तो हर भाषा का अपना वर्ण है, ठीक है। हिंदी का भी अपना वर्ण है, ठीक है। और वर्ण किसे कहते हैं, तो जो हमारा विचार है, जो भाव है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, ठीक है, जो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो उन वाक्यों में कुछ जो है अक्षरों का समूह होता है, ठीक है। और वह अक्षरों का समूह में जो अक्षर लिखे जाते हैं उसमें वर्ण समाहित होते हैं। तो वर्ण उन्हें कहते हैं जो क्या है, अविभाज्य हैं, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि किसका विभाजन नहीं किया जा सकता, पहले कहा गया कि एटम का विभाजन नहीं किया जाता। एटम सबसे क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, मैटर में, उसका विभाजन नहीं किया जाता। बाद में हुआ कि इसका विभाजन किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, किसमें किया जाता है, आप लोग को भी साइंस में तो पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना है,
एसआई में है ना? हाँ, तो सब पढ़ते जाना है। तो एसआई में साइंस भी पढ़ना है, तो साइंस का क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा आता है। बिहार एसआई में तो एक से एक जो है दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन आता है। देखें कि नहीं देखें? हाँ, और यहाँ का भी जो 2017 वगैरह में हुआ है ना जी, 18 में, उसका भी क्वेश्चन देखिएगा, हिलाने वाला है। तो इसलिए आपको सब कुछ देखते चलना है। खैर चलिए, ठीक है। यहाँ जीडी में जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, बोलिएगा कि सर इधर उधर कहाँ हम लोग को हिंदी बताइए सीधा सीधी, ठीक है। लेकिन अब उदाहरण देना पड़ता है समझने के लिए, नहीं तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। आखिर में समझाना पड़ेगा ना कि भाई इसको से ज्यादा हम आगे भी खंडित नहीं कर सकते। तो जिस, ठीक है, अक्षर का वह जो है पार्ट वर्ण है कि जिसको हम फिर विभाजित नहीं कर सकते, वह अविभाज्य है, उसे वर्ण कहा गया, ठीक है। और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है बताइए? लगभग 53। कितने हैं? 53, 53 है। अब इन वर्णों को, ठीक है, आगे डिवाइड किया गया किसमें? दो भागों में, ठीक है। कौन कौन में? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो स्वर वर्ण में कितने हैं? 12 है। और बाद बाकी जो बचे हुए व्यंजन है, उसमें कुछ संयुक्त अक्षर भी हैं, यानी वो वर्णों के जोड़ से भी बने हुए हैं, लेकिन उनको वर्ण में ही शामिल कर लिया गया है। हालांकि वो दो चीजों से मिलकर के बने हुए हैं, जैसे छत्र और ज्ञ, सॉरी, छ, त्र और ज्ञ, ठीक है। किसे किसे ये बना हुआ है? यही क्वेश्चन मान के आपका जीडी में आ गया, तो कैसे कीजिएगा? ये कौन कौन जिसे मिलकर बना हुआ है संयुक्त अक्षर? ये किसे बना है? अ से, क जोड़ स से छ है। सोचिए, ठीक है। छ नहीं है इसमें बाबू, ठीक है। तो ये छ है। त, त्र किससे बना हुआ है? त और र से। और यह किससे बना हुआ है? ज्ञ। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें बनी हुई हैं। तो पहले तो आपको ये जान, ऐसे ये जानते हैं आप, ठीक है, इतना तो जानते ही है। अब जो आपका सिलेबस जो लगा हुआ है, ठीक है, तो सिलेबस में ये सब चीजें नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं चीजों को, ठीक है। तो सिलेबस में आप देखें अपना क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो आपके जो ये हैं, ठीक है, इनका उच्चारण अलग अलग जगहों से किया जाता है और इनको अलग अलग कैटेगराइजेशन में रखा गया है। जैसे आप जो देखते हैं पंचमाक्षर पंच एकक में क्या रखे गए हैं, जैसे क ख ग घ और अंग है, तो उसको क वर्ग में रखा गया है। फिर च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, प वर्ग है, और फिर नीचे जो है अंतहस्त व्यंजन करके हैं, यर अल वगैरह, ठीक है। तो उस तरह से उनका डिवाइडेशन किया गया है। इनका डिवाइडेशन किस बेसिस पर किया गया है? जो उच्चारण हमारा होता है उसके बेसिस पर इसको किया गया है, ठीक है। तो अब उन उच्चारण के बेसिस पर इनको किससे किसमें से डिवाइड किया गया है? तो जैसे क वर्ग है, कमिंग, तो जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से सीधे, ठीक है। आप उच्चारण करके देखिए, आपका यहां हिलता हुआ महसूस होगा। तो डायरेक्ट क से आता है, क ख करके देखिए, ये इधर कहीं नहीं सड़ेगा, ग घ सब यहां से आएगा, ठीक है। देख रहे हैं? तो इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा तब भी समझ में आ जाएगा। तो क वर्ग जो है कंठ से है, लेकिन उसमें किसको छोड़ देना है? अंग को, पंचमाक्षर जो है उसको छोड़ देना है, ठीक है। इधर जो चार हैं, ठीक है, और अ और आ, ये दोनों का भी यहीं से है, ठीक है। तो ये
आपका कंठ से हो गया। उसके बाद जो आता है च, तो च किससे है? वो ट है, ट वर्ग। आप, हाँ, तालु से। ठीक है, तो तालु यहां जो आपका आगे का भाग है, ओठ के पीछे, दांत के पीछे जो ऊपर का भाग है, ठीक है, अगर आप माउथ का जैसे ये, तो मान के चलिए कि नोज हो गया, ठीक है, ये माउथ में जो आप पीछे का भाग देखते हैं जिसमें जिह्वा है, तो ये इधर का ऊपर का भाग जो है तालु है, पीछे का भाग मूर्धा है। ठीक है, तो च वगैरह का आप उच्चारण करके देखिए, आगे के पार्ट से होगा, ऊपर की ओर। जीभ जो है कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, और वह आपके ऊपर तालू से सटेगा, ऊपर आगे के भाग में। ठीक है, तो वह किससे हो गया? तालू से। ठीक है, तो च वर्ग का उच्चारण किससे हुआ? तालु से। और ट वर्ग का उच्चारण किससे हो गया? उसके पीछे वाले भाग जो यहां है, ठीक है, जीभ जो आगे, ये जीभ जो आगे जा रहा है, उसके जगह में थोड़ा पीछे हट करके उच्चारण होता है। ट, आप च और ट दोनों को करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जीभ जो है थोड़ा पीछे की ओर जा रहा है। जा रहा है ना? करके देख रहे हैं? तो ये करके देखने था लेकिन आपको ये तब पता रहेगा जब सोचिएगा कि कौन किधर है। तो यहां आप जो है इसमें देखिए साइड में, तो आगे की ओर क्या है? तालु, और पीछे की ओर जो है क्या है? मुर्दा, ऊपर वाला जो भाग है। ठीक है, और ऊपर वाला भाग आप जानते हैं कि ये बढ़ घट नहीं सकता है, नीचे वाला ही, जबड़ा में नीचे वाला पार्ट जो है हमारा आगे पीछे होता है, ये जैसे त्यों रहता है ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो उसके पीछे वाला जो है वह, तो वहां मूर्धा से। तो ट वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ट ठ ड ढ और मूर्धन्य न। अब तो मूर्धन्य न नहीं पढ़ाया जाता है, हम लोग के समय में यही पढ़ाया जाता था, मूर्धन्य न। तो समझ में नहीं आता था कि मूर्धन्य न क्या है, तो मूर्धा से मूर्धन्य न बन गया। ठीक है, तो वहां से उच्चारण किया जाता है। उसके बाद आपका क्या आता है? ट थ। ठीक है, त थ द ध दंत न, तो उसमें क्या उच्चारण आ रहा है? दंत, देखिए लास्ट में लगा हुआ है, अगर ऐसी करिएगा तो आपको याद आ जाएगा वहां। ठीक है, त थ द ध, वहां मूर्धन न है और यहां दंत न है, यानी इसका उच्चारण कहां से हो रहा है? दांत से। ठीक है, दांत आपस में जो है वह स्पार्क कर मैंने जुड़ रहे हैं। ठीक है, त थ करके देखिएगा, तो जीभ कहां पर जाएगा? दांत के ऊपर सीधे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण कहां से हुआ रहा है? दांतों से, दंत से। और इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में मुंह का एक काम केवल आपकी सुंदरता और काटने पीटने के लिए नहीं है, बोलने के लिए भी है। जो लोग बावले हो जाते हैं, बावले मतलब समझते हैं ना, जिनका दांत गिर जाता है, तो वो सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, हवा निकल जाता है मुंह से। ठीक है, हवा को रोक करके और सही शब्द का सही तरह से उच्चारण करने के लिए यह दांत जरूरी है। ठीक है, तो केवल खाने पकाने के लिए नहीं है, ठीक है, इसके लिए भी जरूरी है, और सुंदरता के लिए तो है ही। तो ये सब सारा इसका काम है ना? इसके बाद फिर आगे प जो वर्ग है, तो आप ये देखिए कि प फ जब भी कीजिएगा तो आगे ओठ सटेगा, वे कहां से है? ओठ से। ठीक है, और आगे के जो यर लव वगैरह हैं, यह सब अलग अलग जगहों से उच्चारण होते हैं, इसलिए उसको अलग वर्ग में रख दिया गया है। सब एक ही साथ एक जगह से उच्चारण नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनका कैटेगराइजेशन अलग कर दिया गया, अंतःस्थ व्यंजन में हो। ठीक है, तो इस तरह से उच्चारण के दृष्टिकोण से भी जो है हमारा सब अलग अलग, देखिए कितना साइंटिफिक है हमारा। और इनका जैसा नहीं है कि बीच में 5 वोवेल हैं और सारे कॉन्सोनेंट हैं, और 5 में कौन कौन है वोवेल? आई ओ और यू। ठीक है, और जब 2 वोवेल के बीच में कोई कॉन्स्टोनेंट आएगा तो क्या होगा? वो कॉन्स्टोनेंट डबल हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कम्युनिकेशन लिखते हैं, ठीक है, कमिटी लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं यह इसका फॉलो भी नहीं करता है, ये दिक्कत है उसका, इसलिए उतना साइंटिफिक नहीं है। और हमारा ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और सबको एक साइंटिफिक रूप से कौन कहां से कैसे उच्चारण हो रहा है, और सब अंदर से आगे के पार्ट से ऐसे होते हुए, और सबको अलग अलग वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन वर्णों के बारे में। वर्ण कितने हैं, स्वर कौन है, व्यंजन का, ये सब तो सब आप जानते ही हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ क्या है? ह्रस्व स्वर हैं और कुछ दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में कौन आते हैं? आ और सही दीर्घ वगैरह, और आगे जो उ, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ, जिसमें आप बोलते हैं दीर्घ ही बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ जा रहा है कि दीर्घ है ये। ठीक है, आप जब बचपन में पढ़ते होंगे तो ऐसे ही यहां पढ़ाया जाता है ना झारखंड में। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ,
तो हर्षऊ जो है वो ह्रस्व हो गया, और दीर्घऊ क्या हो गया? हाँ, तो एक आ गया ये ह्रस्व में, और ये आ गया दीर्घ में, ठीक है। और बाकी ए जो है वो वगैरह सब दीर्घ है उधर, ठीक है। तो यह स्वर का भी क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है, ठीक है। इतना साइंटिफिक हमारा आगे डेवलपमेंट है। फिर जो पंचमाक्षर हैं उनको किस में रखा गया है? उनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ड। क्या कहा जाता है? अनुनासिक, ठीक है। और कई सारे ऐसे हैं अनुनासिक, इनको कहा जाता है कि जो मुंह और नाक दोनों से, ठीक है, जिनका उच्चारण होता हो मुंह और उसमें नाक की भी सहायता। जैसे कई लोगों को बोलते हैं ना बचपन में, ये तू नाक से बहुत बोल रहा है, ठीक है, नाक का ज्यादा ये उपयोग कर रहा है धीरे धीरे। तो कई सारे वैसे वर्ड हैं जिसमें नाक का उपयोग करना पड़ता है। अगर नाक को आप बंद करके कभी घर में देखेगा तो कई सारी चीजों का उच्चारण नहीं हो पाएगा, ढंग से आवाज नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसमें मुंह के साथ नाक का भी उपयोग होता है, तो उनको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। और फिर अनुनासिक या, ठीक है, वही जो ऐसे देते हैं। अब इसमें भी ये क्या है? इसको अनुनासिक अनुस्वार भी कहते हैं। और एक है चंद्रबिंदु, ये आधा, ठीक है। तो कई सारे चीजों का अब तो डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, चंद्रबिंदु का उपयोग कम किया जा रहा है, ठीक है। इसी किसके कारण? इसमें जो ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था लिखने में, ठीक है। तो जैसे हंसमुख लिखना है तो उसमें ऐसे आपका लिखाएगा, ठीक है। ये हंसना हो गया। तो और अगर आप केवल हंस ऐसे कर दीजिएगा तो ये हंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हंसमुख में अगर ये लिखते हैं ऐसे तो गलत है, लेकिन अब लोग क्या कर रहा है? इसका प्रयोग नहीं कर रहा है, ठीक है। ज्यादातर लिखने में जल्दी में केवल बिंदु देकर के छोड़ दे रहा है, उसका उच्चारण अपने अनुसार कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही वर्ड क्या में आता है? आपका वाक्य की सुधि में, तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि कौन का कैसे कहां प्रयोग होगा। क्योंकि कभी कभी आपके हर्षिकार दीर्घिकार में जो है वाक्य शुद्धि रहेगा, कभी कभी जो हम बोलते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। जैसे आप घड़ी खराब हो गया है आपका, तो आप क्या बोलेंगे? और जैसे आपका घड़ी खराब हो गया तो आप क्या बोलेंगे? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूं, कैसे बोलेंगे जी? मेरा घड़ी खराब हो गया, ये शुद्ध है? शुद्ध है। घड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो मेरी घड़ी खराब हो गई है। आप पुरुष भी हैं तो आपको क्या बोलना है? मेरी घड़ी खराब हो गई है, ठीक है। अब जो लास्ट में अभी जैसे बहुत सारे लिखते हैं कि गए, जैसे आप लिखते हैं ना, तो गए या गए, कौन इसमें सही है? नीचे वाला, ठीक है। तो ऐसे चीजों को आपको जो वाक्य शुद्धि वगैरह दिया रहता है उसमें इन चीजों को देखना जरूरी है कि कौन कहां किसी में हर्षिकार या दीर्घ, ठीक है, उसके कारण तो नहीं गलती है कोई वर्ड में, ठीक है। जैसे अब ईश्वर लिख दिया गया है, तो क्या इसमें ये सही है या ये सही है? तो ऊपर वाला, ठीक है। ईक है तो कौन सही है? तो ऐसे करके आपको हर वर्ड को देखना है कि उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार वो कैसे बन रहा है, ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है का। और जैसे राम तथा श्याम, ठीक है, स्कूल जाते हैं, क्या ये सही है? क्या होगा इसमें? राम तथा श्याम स्कूल जाते हैं, बताइए। हाँ गुड। राम और श्याम घर जा या स्कूल जाते हैं होगा, ठीक है। यहां और लगेगा, दो एक ही तरह के क्या हैं? नहीं, एक ही समूह के हैं, जैसे मानव के समूह के हैं, नाम अलग अलग है तो यहां और लगेगा। लेकिन ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि फुटबॉल और टेनिस, टेनिस दोनों का खिलाड़ी
ध्वनि है। यहां पर तथा लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग खेल, ठीक है। तो ये सब आपको डिफरेंस देखना पड़ता है, तो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहां तक तो आप समझ गए वर्ण क्या है, ठीक है, और कितने हमारे वर्णमाला में अक्षर हैं, और ह्रस्व और दीर्घ स्वर वो आप समझ गए, ह्रस्व में कौन आता है, दीर्घ में कौन आता है, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत ऐसे आता नहीं है वो, तो आपको थोड़ा बहुत केवल जान लेना है। अब मेनली कहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है, संज्ञा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, लिंग और क्रिया, क्रिया के भेद, समास, ठीक है, ये सब, और फिर वर्तनी शुद्धिकरण वगैरह जो है ये सब आपको पढ़ना है। और फिर जीडी में आपका लगाएगा कि नहीं, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द वगैरह, तो ये सब सारे रहते हैं, किसका क्या है? हाँ, मुहावरा होगा, लोकोक्ति होगा, ठीक है। तो ये ही आपको मेन पढ़ना है। तो इसमें अगर आप बचपन से ही पढ़ते होंगे तो हिंदी का तो बहुत सारा चीज टीचर पढ़ाते हैं। तो पहले है संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा क्या है? हाँ, जिससे इन सबों का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसके आधार पर संज्ञा के हिंदी में कितने भेद किए गए हैं? 5, ठीक है। तो 5 भेद में कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक है, तीसरा हाँ समूहवाचक है, ठीक है, और प्रश्नवाचक वगैरह यहां नहीं आएगा, वो कहां चला जाएगा? संज्ञा सर्वनाम में, ठीक है। भाववाचक है, ठीक है, और द्रव्यवाचक जो माप तौल वाला, ठीक है। तो ये 5 हैं। द्रव्य को इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहा जाता है, ठीक है। समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इस तरह से आपके 5 हैं। अब इन पांचों में आपको अंतर जान लेना है। तो जाति वाला तो आप समझ, वो जो पहला व्यक्तिवाचक है, ठीक है, तो ये तो आप समझते हैं, ठीक है, कि जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, ठीक है, हाँ आदि का बोध हो, पर्वत पहाड़ का। तो अगर हम केवल पर्वत कहते हैं तो ये पर्वत से क्या हो जाएगा, किसका बोध होगा? या झील कहते हैं तो ये किस में चला जाएगा? हाँ, ठीक है, यह किस में आ जाएगा? जातिवाचक में, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यह हिमालय पर्वत है, ठीक है, यह आल्प्स पर्वत है, और यह रॉकी पर्वत है, यह एंडीज पर्वत है, ठीक है, हाँ, यह नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो यह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। क्योंकि इसमें नाम का बोध हो रहा है, उस नाम से ही हमें पता चलता है। अगर पर्वत कह दिए तो पूरे विश्व में अनेक सारे पर्वत हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, तो कौन पर्वत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक बारे में बात करते हैं कि हिमालय पर्वत कहां स्थित है, ठीक है, तो हिमालय से बोध हो जाता है कि यह भारत के उत्तरी भाग में है। नीलगिरी कहां स्थित है, अरावली पहाड़ी कहां है, ठीक है, आल्प्स कहां है, ठीक है, रॉकी कहाँ है, एंडीज कहाँ है। तो ये सब ऐसे, इस तरह से झीलों के नाम से अगर पूछा जाए आपसे कि बैकाल झील कहाँ है, ठीक है, लूनर झील कहाँ है, ठीक है, तो ये जो झीलों के नाम है, तो उन झीलों से अलग अलग जगहों पर वेम्बनाथ झील कहाँ है, ठीक है, पढ़े ना ज्योग्राफी वगैरह में। तो ये सब झीलों के नाम, तो जो नाम के साथ किसी चीज को पटना को कहे, अब कोई शहर कहे तो शहर में तो कई सारे शहर आ जाएंगे, भारत में कितने सारे शहर हैं। लेकिन अगर हम पटना कहते हैं, रांची कहते हैं, तो इससे एक बोध होता है कि हमको पटना जाना है। अब कहा जाएगा कि हमको शहर जाना है, तो कौन सा शहर जाना है, ठीक है। तो इससे जो है यहां पर किसी स्थान, व्यक्ति आदि का बोध होता है, जैसे राम नाम दिया गया है। अब यहां पर इतने सारे समूह बैठे हुए हैं, तो किसके समूह है? मानव का, ठीक है। तब इनको अलग अलग पहचानने के लिए अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, इसमें सारे लोगों का नाम अलग अलग होंगे, ठीक है। और इतिहास में जब पढ़ते हैं तो एक ही तरह के, एक ही डिसेंडेंट में 2 नाम आ जाते हैं वंशज में, तो उनको क्या करते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते हैं, अकबर फर्स्ट, अकबर सेकंड, ठीक है, पढ़े होंगे। तो यहां पर वो जातिवाचक हो गया, अरे सॉरी व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति का। तो उस तरह से सारे चीजों के, शहरों के नाम अगर नाम के साथ करते हैं, ठीक है, पर्वतों के, झीलों के, स्थानों के, व्यक्तियों के नाम के साथ अगर हम करते हैं, ठीक है, पुस्तकों के नाम के साथ करते हैं, पुस्तक एक समूह हो गया,
अब पुस्तक में किसकी? इतिहास की, तभी वो एक तरह का क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। इतिहास की पुस्तक में भी अब उसमें आएगा कि किसकी इतिहास की पुस्तक पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें प्रकाशन का नाम है, तब वह क्या हो जाएगा कि हाँ, आप लूसेंट का इतिहास पढ़ रहे हैं, या क्राउन का पढ़ रहे हैं, या किसका पढ़ रहे हैं, यूनिक का पढ़ रहे हैं, एस चांद का पढ़ रहे हैं, तो एक प्रकाशन के नाम हो गए, ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्ति में ये सब नाम के साथ जब जुड़ा हुआ रहेगा तब व्यक्तिवाचक, ठीक है। और वही जब किसी से जाति का पूरा एक बोध होता है तो वह जातिवाचक हो गया, ठीक है। जैसे अभी बताया गया मानव है, ठीक है, तो मानव भी कहें तो इससे क्या होता है? पूरे एक मानव जाति का बोध होता है, ऐसे भी कहा जाता है मानव जाति, ठीक है। बाघ अगर कहे तो बाघ का नाम नहीं, कुत्ता अगर कहे तो इसे पूरे के पूरे कुत्ते का समूह का। अब आप घर का कोई कुत्ता स्ट्रीट डॉग है तो उसका नाम, जैसे एक कुत्ता जो भेजा, कुतिया जो भेजी गई कहां? सबसे पहले अंतरिक्ष में अगर कोई गया तो कौन गया? कौन सा जानवर गया? कुतिया, बिच, ठीक है। उसके भी अलग कारण है, वो सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो लाइका नामक कुतिया को भेजा गया है सबसे पहले। किसने भेजा? जीडी में बताइए आप लोग। नासा ने। सबसे पहले अंतरिक्ष में यान भेजने वाला कौन था देश? रूस, स्पुतनिक नामक। कब भेजा? 1957 में, ठीक है। तो ये सब जीके का भी आप लोग कांस्टेबल में कम से कम कुछ कुछ चीजें जो पहली बार हुआ है उसको याद रखिए। अब भारत में अभी तो चंद्रयान छोड़ा गया, उस समय आप लोगों ने न्यूज वगैरह देखा होगा, तो भारत से कौन व्यक्ति जो थे वह पहले अंतरिक्ष में जाने वाले थे? फेल कर जाइएगा आप लोग तो कैसे काम चलेगा? हाँ, गुड। अब इसी को राकेश रोशन बता दी थी, कौन? ममता बनर्जी, ठीक है। कि जब वो गई तो इंदिरा गांधी यहां से फोन लगाए, क्या क्या बता नहीं बोलते चली गई फोन लेकर, ठीक है। कि कैसे हो, कहां कैसे दिखाई दे रहा है हमारा शहर, हमारा देश कैसा वहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो राकेश रोशन तो अभिनेता हैं, वो राकेश शर्मा गए थे, ठीक है। पहला अंतरिक्ष यात्री जो भारत के थे वह राकेश शर्मा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जब उन चीजों के बारे में हम कहते हैं रॉकेट, तो रॉकेट कह दिए तो यह भी क्या हो गया? कई सारे रॉकेट आ जाएंगे, तो यह क्या हो गया? जातिवाचक। लेकिन अब उसी में जब हम पढ़ते हैं कि भारत का पहला, ठीक है, जो रॉकेट था, ठीक है, वह कौन था? ये क्या सर, आप पढ़ाने आए हैं हिंदी की, ठीक है, पूरा हम लोग का ले बजाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अगले दिन से कहिए अगर बाप रे बाप, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं ना है? तो हम चूंकि यहां इसी से आपको बता रहे हैं कि कैसे जाति में भेद, जाति और व्यक्तिवाचक में करेंगे। तो रॉकेट तो हमारे यहाँ का, अब इससे जीके भी आपका तैयार हो जाएगा, उदाहरण हम वहीं से दे रहे हैं, ठीक है। अब रॉकेट कहेंगे तो कई सारे रॉकेट हैं, लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि पहला हमारा रॉकेट जो अंदर में छोड़ा गया वह नाइक अपाचे था, इसको साइकिल पर ले जाया गया, ठीक है, 1963 में, ठीक है। और उसमें कौन थे? वो हमारे जो महान वैज्ञानिक हुए एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी थे उसमें साथ में, साइकिल पर त्रिवेंद्रम में ले जाया जा रहा है। और एक वहां वो दिया गया चर्च वालों ने अपना मैदान दे दिया था, फिर बाद में चर्च को हटा दिया गया, ठीक है। अभी अगर मंदिर मस्जिद या चर्च वगैरह को तोड़ने की बात की जाएगी तो सब लोग डंडे भाले लेकर के आ जाएंगे कि ये मेरा क्या है? धर्म स्थल है, इसको हम नहीं तोड़ने देंगे, हमें यहीं से रोजी रोटी सब चलता है, ठीक है। तो लोग चांद पर पहुंच रहा है और हम अभी इसी झमेले में पड़े हुए हैं, ठीक है। इतना वैज्ञानिक होते हुए भी हम उतना ही ज्यादा क्या है? प्राचीन भी हैं, ठीक है। कि धर्म के नाम पर आपस में ही लड़ रहे हैं, और वो लड़ा रहे हैं और अपना रोटी सेंक रहे हैं, ठीक है। और इधर आदमी जल रहा है उसमें आग में, उनको कोई नुकसान नहीं होता नेताओं को। इधर आम आदमी का घर जल जाता है, आसपास में दौड़ा, जो नजदीक में घर दिखाई दिया उस कम्युनिटी का तो उस कम्युनिटी का जला दिया। वो पड़ोस में ही रहने वाला है, सब दिन उठ करके सुबह से राम राम हालचाल सब हो रहा है, आदाब नमस्कार सब हो रहा है, फिर बाद में वही कट्टर दुश्मन बन गया। ये आज की राजनीति का देन है, ठीक है। खैर चलिए, तो वर्तमान में युवाओं से यही है कि आप ज्यादा कट्टर मत बनिए, ठीक है। कट्टरता आपके लिए भी हानिकारक है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी हानिकारक है, ठीक है। तो यहां पर रॉकेट से जब हम बात करते हैं तो नाइका बाजे, फिर उपग्रह, तो उपग्रह कई सारे हैं, तो हमारे यहां अभी आप पढ़ते हैं
तो सबसे पहला हमारा उपग्रह जो छोड़ा गया, रॉकेट तो नाइक अपाचे था, उपग्रह कौन था? भारत द्वारा छोड़ा गया पहला रॉकेट। तो पहला जो उपग्रह है, उपग्रह से कहेंगे तो कई उपग्रह, तो उनके सबके नाम इसलिए अलग अलग किए जाते हैं। तो उपग्रह क्या हो गया? सैटेलाइट क्या हो गया? जातिवाचक। और जब हम नाम देंगे, पहला हमारा जो छोड़ा गया था उपग्रह हुआ था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के नाम पर, वह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जो आर्यभट्ट उपग्रह कहते हैं, तो आर्यभट्ट उपग्रह, तो आर्यभट्ट हो गया। अब वहां मान लीजिए कैसे उदाहरण दे जाएगा, पहले वाला उदाहरण नहीं रहेगा, तब तो आप गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए सब तरह से उदाहरण लेना है, ठीक है। तो जब हम उपग्रह कह रहे हैं तो वह जातिवाचक हो गया, और जब हम आर्यभट्ट उपग्रह कह रहे हैं तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। यही दोनों में अंतर है, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया, दोनों का उदाहरण दे दिया गया, उधर और इधर। अब तीसरा है कौन? समूहवाचक, ठीक है। ठीक है, कर लो बात। तो अब आता है तीसरा समूह। तो समूह में जिससे पूरा एक भीड़ या समूह की बात आती है, ठीक है, तो उसको हम जैसे अभी यह कहा जाए, ठीक है, ये जो है क्लास, कक्षा, तो इससे क्या होता है? एक समूह का, कि कक्षा में कई सारे विद्यार्थी बैठे हुए होंगे। सेना बात करते हैं, तो सेना से क्या हो जाता है? पूरा समूह की बात आ जाती है कि इसमें इतना लोग जो है इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो यह जो सेना, कक्षा, वर्ग, ठीक है, ये सब जो हम बातें करते हैं वह किसके उदाहरण है? समूह के, समूहवाचक, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा में वो सब सारे उदाहरण आएंगे। फिर चौथा कौन है? द्रव्यवाचक या भाववाचक, जो भी आप रख सकते हैं। तो अगर भाववाचक ही कहें तो भाव से मतलब क्या है? कि जो आपकी भावनाएं हैं, ठीक है, तो उन भावनाओं को जो वहां व्यक्ति दी जाती है, ठीक है, तो उनको देने का जो वहां पर टर्म है, जो पद है, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? उस संज्ञा के लिए भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब भाव क्या होते हैं? तो जैसे प्यार, घृणा, ठीक है, और कोई चीज, हाँ, दुख, सुख है, दुख है, ये सब सारे क्या हैं? भावनाएं हैं। मनुष्यता, ठीक है, तो ये भी भाववाचक है। मनुष्य आप हैं, लेकिन मनुष्यता एक अलग भावना है, ठीक है, ये भावना है। तो मनुष्यता से क्या अपेक्षा की जाती है? मनुष्यता किसे कहते हैं? पशुता। तो कहा जाता है कि उसमें पशुता ज्यादा है, ठीक है। मानव में गांधी यही कहा करते थे कि मानव में क्या है? दोनों चीजें मौजूद हैं, पशुता भी है और मनुष्यता भी है। वह किसके संसर्ग में कैसे रह रहा है, उसके आधार पर उसका आगे का भविष्य निर्धारित होता है, और उसमें वह गुण ज्यादा आ जाते हैं। तो यह जो गुण वगैरह का भाव है, ठीक है, इससे गुण वगैरह सब आते हैं इसमें, भाव में, ठीक है। तो जो गुण आपका है, जैसे आपको कहा जाए कि आप कायर व्यक्ति हैं, डरपोक हैं, ठीक है, तो ये कायर, डरपोक, जो ये सब आएंगे, ये क्या होगा? कायरता जैसे, तो ये भाववाचक हो गया, ठीक है। कायरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। आ रहा समझ में? तो ऐसे जो क्वालिटी बताते हैं, जैसे आप सुस्त हैं या आप तेज हैं, ठीक है, पढ़ाई में या तो सुस्त होंगे या तेज होंगे, ठीक है। तो दोनों सुस्त या तेज, ये दोनों क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। तो जिससे किसी का क्वालिटी, किसी का गुण वगैरह, ये बातें निर्धारित होती हैं, वह सब सारे किस में आ जाएंगे? भाववाचक में। तो इसके कई सारे ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाता है पशुता, तो पशुता भी भाववाचक है। तो पशुता में क्या आता है? अभी जैसे पशुता की कई सारी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जैसे पशुता की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने का मतलब क्या है? कि हमारा समाज जो है किधर की ओर बढ़ रहा है? नग्नता की ओर, ठीक है। तो नग्नता, पशु क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं, ठीक है। मानव सभ्य हुआ, तो इसमें क्या आ गई? मनुष्यता। तो मनुष्यता में ये सब सारे भाव हैं, ठीक है। किसी के साथ जो है हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई कुछ ये कहता है, थोड़े बहुत बार पर भी हम क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं, और यहां तक कि कभी कभी
क्या करते हैं, मर्डर भी कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो यह क्या है, पशुता। अब मनुष्यता क्या है कि अगर कोई रास्ते पर चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया है, ठीक है, उसके शरीर से खून निकल रहा है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देना ताकि उसका जिंदगी बच जाए। तो यह क्या है, मनुष्यता है, ठीक है। ऐसे सारे भाव जो हैं वह भाववाचक में आते हैं। और द्रव्यवाचक में क्या है, तो वैसे जो चीजें हैं जिनका हम माप तौल वगैरह कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वह किस में आएंगे, भाव द्रव्यवाचक में, ठीक है। द्रव्य यानी पदार्थ, मैटर। तो अब तो देख ही रहे हैं कि पूरा यह ब्रह्मांडी पदार्थों से बना हुआ है, तो जिसको हम माप तौल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे दूध है, तो रोज आपका लाते होंगे आधा लीटर 1 लीटर, तो मापने का वो उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। वाटर या तो बोतल में ले रहे हैं 20 रुपए आज, ठीक है। पानी भी दूध से कम महंगा नहीं है, ठीक है। पेट्रोल ले रहे हैं, डेली देख ही रहे हैं, बगल में ही पेट्रोल पंप है, तो ये सब मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, कौन से संज्ञा है, द्रव्यवाचक, ठीक है। तो संज्ञा में आपका ये 5 है। अब इसके बाद कई सारे जो है विशेषण वगैरह से भी, ठीक है, क्या बनाया जा सकते हैं, अलग अलग तरह की संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। खास करके ज्यादातर किसको बनाया जाता है, भाववाचक जो संज्ञा है उसका निर्माण होता है कई सारे विशेषणों से, ठीक है। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं, जैसे, ठीक है, क्या है, चतुर। तो चतुर विशेषण है, भाववाचक संज्ञा क्या बना दी है, चतुराई, ठीक है। कमिंग, तो ऐसे आपके कई सारे उदाहरण हैं। तो ये कुछ उदाहरण तो बताए जाएंगे, पूरा तो उदाहरण नहीं आपको, ठीक है, उदाहरण तो सैकड़ों हैं, लेकिन पहले आप समझ लीजिएगा। तो वैसे करके कहीं भी कोई प्रश्न आता है और उससे 15-20 प्रश्न जो है एक एक से कर लीजिएगा, तो आपका लगभग वह तैयार हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहां संज्ञा में और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, यही 5 संज्ञाएं हैं, ठीक है। और कुछ जो है आपका कौन कौन से उदाहरण, तो वही उदाहरण देकर के केवल पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या रहेगा, कुछ दिए हुए रहेंगे, ठीक है, कि झील जो है वह किसका, किस संज्ञा का उदाहरण है, जैसे ही बताया गया, तो जातिवाचक संज्ञा का, ठीक है। लेकिन वही पूछ दिया जाएगा कि बैकाल झील, ठीक है, किस संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपके रहेंगे। तो उदाहरण आप समझ जाइएगा, इसका परिभाषा अगर समझ गए होंगे इतना उदाहरण देने के बाद, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे जो आपको पढ़ना है वह क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले वहां पर आता है, ठीक है, उसको निरूपित करता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया, ठीक है, पर उसके पास कलम नहीं था। अब यहां पर क्या हो गया, राम तो स्कूल गया पर उसके पास कलम, तो उसका जो है किसके जगह पर प्रयोग आया, किसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास कलम नहीं था, राम के बारे में कहा जा रहा है। तो यहां राम न लिख करके कि राम स्कूल गया पर राम के पास कलम नहीं था, उसके जगह पर हम क्या लगा दिए, पर उसके पास कलम नहीं था। तो उसका, उसकी वगैरह जो भी ये प्रयोग किए जा रहे हैं वह, ठीक है, यह वगैरह ऐसे जितने भी चीजें हैं जो उस संज्ञा के बदले में, ठीक है, प्रयोग की जाती हैं, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब इस सर्वनाम के भी 6 भेद हैं, ठीक है। तो सर्वनाम में जो जितने वर्ड आते हैं, जितने शब्द आते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग जो है वर्ग में रख दिया गया है, समूहों में। इनके लिए अलग अलग पढ़ने के दृष्टिकोण से इसकी आसानीकरण करने के लिए, ठीक है, इजनेस करने के लिए, उसको आसानी से पहचानने के लिए। तो यहां पर यही चीज आपको फिर, चूंकि अगर सब सर्वनाम में रहते तो या हो जाता कि हाँ इसके बदले में ये आया, ये सर्वनाम हो गया, लेकिन अब वह किसका पार्ट है, ठीक है, किस सर्वनाम का पार्ट है, यह ज्यादा परेशान करता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन है, है? पहला बताइए, निजवाचक सर्वनाम है। निज मतलब आपकी निजता का जो बोध कराता है, ठीक है, जो आपके निजी विषय के बारे में उसमें किसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है,
प्रश्नवाचक, ठीक है, संख्यावाचक, ठीक है, गुणवाचक, वहां पर भाववाचक था, यहां पर क्या हो गया, अलग से गुण वाला, ठीक है। तो ये उदाहरण है किसके, सर्वनाम के, और इसमें अलग अलग शब्दों को क्या किया गया है, उसमें रखा गया है, ठीक है। तो उन शब्दों को आपको ये जब उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण से आपको बताया जाएगा कि कौन आएगा, जैसे प्रश्न है, ठीक है। तो अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, या जैसे संख्यावाचक, तो संख्यावाचक तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है, अभी तो सर पढ़ना शुरू किया, तो अभी जब पढ़ेंगे हैं, हाँ, क्या, कौन, कैसे वगैरह आते हैं किसी जो है संज्ञा के स्थान पर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यह इसका उदाहरण क्या होगा, तो यहां पर जो आपका आया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न उठ रहा है, तो यहां पर यह तुम्हारा नाम क्या है, क्या जो जुड़ा हुआ है, यह कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक हो गया सर, ठीक है। समझ रहे हैं, आ रहा समझ में या नहीं, इनको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा समझ में कुछ, देखिए प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, जब किसी चीज के बारे में प्रश्न किया जाए, ठीक है, और किसी चीज के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, तो अब किसी व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं, आपसे जैसे पूछा जाए तो आपका नाम, तो नाम नहीं जान रहे हैं, तो आपसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आपके बदले में आपका नाम की जगह में क्या है, तुम्हारा, ठीक है। और यहां प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, या आपका नाम क्या है, ठीक है। तो यह जो यहां वर्ड लगा हुआ है, तो इसमें नाम कहीं नहीं आया, इसके जगह पर क्या आ गया, इधर प्रश्न लगा हुआ है, लेकिन यहां पर आपका या तुम्हारा, ठीक है, या आपने कहा कि ये बताओ कि उसका नाम क्या है, अभी तुमसे वो बात कर रहा था, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो यहां उसका नाम क्या है, तो यहां पर क्या आ गया, प्रश्नवाचक है, ठीक है। लेकिन प्रश्नवाचक में वहां जो सर्वनाम लगा हुआ है वह क्या है, उसका, अभी पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, या उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो तुम्हारा, आपका, उसका, ये सब क्या आ गए, सर्वनाम है। लेकिन अब कहां इसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, अब अगर, ठीक है, उसका नाम क्या है, यहां ऐसा पूछा जा रहा है, तो यहां उसका जो है सर्वनाम क्या हो गया, प्रश्नवाचक में आ गया, क्योंकि नाम क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन उदाहरणों से आप समझ सकेंगे कि कौन सर्वनाम का उपयोग कहां कैसे किया जा रहा है, और कौन प्रश्नवाचक में है, कौन गुणवाचक में है, कौन जो है आपका निजवाचक में है, ठीक है, कौन संख्यावाचक में है, ठीक है, संख्यावाचक भी सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम का यह कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक है। तो सर्वनाम भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है, 6 सर्वनाम के रूप हैं, और कौन कौन उदाहरण है आपको बता दिया जाएगा, तो वो आसानी से हो जाएगा, उसके सबसे 10-10 एग्जाम्पल, 5-5 एग्जाम्पल आपको बता दिया जाएगा, तो वह आसानी से हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो आता है वह क्या है, लिंग, ठीक है। तो हिंदी में लिंग जो है थोड़ा ज्यादा परेशान करता है, कौन पुल्लिंग में है, कौन स्त्रीलिंग में है, और कौन इन दोनों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कुछ जो आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को कैसे समझने का क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो आप समझ जाइएगा तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। लेकिन हमेशा हर चीज का क्या होता है, अपवाद, याद रखिएगा, हर चीजों का क्या है, अपवाद है, तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ अपवाद मिलेंगे, ठीक है। सारे को उसी कैटेगराइजेशन पर हम नहीं रख सकते, सारे को उसी आधार पर अगर कीजिएगा तो कई सारे प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो वहां जो कुछ कुछ क्या है, अपवाद हैं, उन अपवादों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, बाद बाकी सारा जो है उस, जो कहा जाता है ना कि फॉर्मूले पर बैठ जाएगा, तो फॉर्मूला पर आपका जो है उनको बैठा देना है।
ठीक है, आकार है, हर्षिकार है, दीर्घिकार है जो लगा हुआ, ठीक है, तो उसके आधार पर उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनका, अब घड़ी है तो ई दीर्घिकार लगा हुआ है तो यह स्त्रीलिंग है, लेकिन वही दही है तो वह नहीं है इसके बेसिस पर। तो कुछ अपवाद जो है उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, और कुछ चीजें जो आप लगातार यूज करते हैं उसके आधार पर भी आप उसको जो है देख सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो मेनली कैटेगराइजेशन दो ही है, लेकिन एक यहां लिंग और आता है तीसरा, कौन? नपुंसक लिंग। ठीक है, तीन लिंग। तो इन तीनों लिंगों में क्या क्या है वो आपको बताया जाएगा। तो आज तो ये क्या था, हमने कुछ लिखवाया नहीं क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास था। ठीक है, तो आगे क वर्ग वगैरह तो लिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे संज्ञा से हम लोग चलेंगे। आपका वहीं से शायद लगा हुआ है, पहले वाला तो हमने ऐसे केवल बता दिया था कि क्या क्या आप जानते हैं। ठीक है, नहीं तो आप जैसे सब व्यंजन वगैरह पढ़िएगा तो उसमें अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये कुछ चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, कि घोष वर्ण कौन है, अघोष वर्ण कौन है, अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है। महाप्राण तो अल्प प्राण में याद रखिएगा कौन कौन आते हैं, जो पहला और दूसरा है, जैसे क ख, नहीं पहला तीसरा, यह क्या होगा अल्प प्राण, क और ग, और दूसरा चौथा जो लगे हुए हैं वह क्या है, महाप्राण है। ठीक है, तो ये सब अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सब वर्णों के उदाहरण है। जितने आपको 53 वर्ण है इनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं जाता है, और नहीं तो लास्ट में होगा तो उसको कुछ करवा देंगे, अभी तो हमको बता दिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर से देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है आपका अगले क्लास में, ठीक है, सर्वनाम से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।